हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आई एम सक्षम सिंह। ये हमारा सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर 2 है। कल हमने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सतीश भार्गव की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे हैं और आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर हैज। जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं उनके पास क्या होता है? ऑप्शन ए है हाई ट्यूब करंट विथ शॉर्ट एक्सपोजर, ऑप्शन बी है मोर एफिशिएंट, ऑप्शन सी है रिपल फैक्टर इज मिनिमम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमने ये पढ़ा था, जो जनरेटर पढ़े होंगे आप, तो उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है उनके पास हाई ट्यूब रेटिंग भी होती है, मोर एफिशिएंट भी होते हैं, रिपल फैक्टर भी उनका मिनिमम होता है। तो ये तीनों चीज उनके पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन प्राइमरी, हेंस द। जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, मतलब जो हमारे वोल्टेज को इंक्रीज करता है, तो द वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन प्राइमरी, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंक्रीज होके आ रहा है, तो हेंस द। ऑप्शन ए दिया है करंट इन सेकेंडरी इज मोर, ऑप्शन बी करंट इन द सेकेंडरी इज लेस, ऑप्शन सी है करंट इन द सेकेंडरी इज नॉट इफेक्टेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जब ट्रांसफार्मर पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज और करंट होता है उनके बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा है, तो यानी कि जो हमारा सेकेंडरी कॉइल में करंट होगा वो क्या होगा? लेस होगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो कह रहा है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द टेंडेंसी टू लिमिट द एमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ द एक्स-रे ट्यूब ड्यूरिंग हीटिंग इज कॉल्ड एज। जो हमारे इलेक्ट्रॉन की इमिट होने की टेंडेंसी है फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ द एक्स-रे ट्यूब ड्यूरिंग हीटिंग इज कॉल्ड, उस टेंडेंसी को, जब फिलामेंट हमारा हीट होता है, जब एक्सरे इमिट होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? होता क्या है, इस पे हम पहले डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारा ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कैथोड साइड है, हमारा यहाँ पे फिलामेंट लगा है, और ये हमारा एनोड साइड है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये सारे डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, तो जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाते हैं और वो एनोड तक नहीं पहुंच पाते अपने टारगेट तक, तो होता क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वहाँ पे एक क्लाउड बना लेते हैं, उसी को स्पेस चार्ज बोलते हैं। ये जो यहाँ पे क्लाउड जनरेट हुआ, इसी को स्पेस चार्ज बोलते हैं। ये जो इफेक्ट है, इसी को स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम एडिशन इफेक्ट होता है। ये किस कंडीशन में होता है? होता क्या है कि जब हम केवीपी कम देते हैं, केवीपी क्या करता है, केवीपी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी देता है, जिसके वजह से वो जाके हमारे टारगेट पे थ्रो होते हैं। और जब हम केवीपी कम करते हैं तो होता क्या है, एमएस तो हम उतना ही दे रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, लेकिन उन्हें काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो एनोड तक नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वो यहाँ एक क्लाउड बना लेते हैं। इसी को स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं, या फिर एडिशन इफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29, इन ट्रांसफार्मर द लेमिनेटेड कोर्स आर यूज टू रिड्यूस द पावर लॉसेस बाई। कह रहा है कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है उसको लेमिनेट किया जाता है, किस पावर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। कल हमने ट्रांसफार्मर बनाया था, उसमें हमने कोर पे डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एडी करंट, बी हिस्टेरिसिस, सी मेक द ट्रांसफार्मर लाइट, एंड डी नन। तो जो हमारा एडी करंट होता है
उसको कम करने के लिए, उसके पावर लॉस को कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 इन मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब अ वैक्यूम इज मेंटेन इक्वल टू। जो हमारे मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब होते हैं उसमें वैक्यूम किसके कितना मेंटेन किया जाता है। और ये जो मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब बोला जाता है, मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब मतलब जो डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब है आज के टाइम पे जो यूज किए जा रहे हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये हमारा कितना होता है 10 टू पावर -3 mmHg। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 पे आते हैं। सॉफ्ट एक्सरे हैव द ट्यूब वोल्टेज ऑफ। कह रहा है कि जो सॉफ्ट एक्सरे है उनकी वोल्टेज क्या होती है। तो ये चार्ट है, ये हमें याद करना पड़ेगा, सॉफ्ट का, हार्ड का, वेरी हार्ड का। इसमें सारे क्वेश्चन है तो हम उस पर डिस्कस भी कर लेंगे। तो जो सॉफ्ट एक्सरे होता है वो हमारा कितने में होता है 20 टू 60 के बी। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हार्ड एक्सरे हैव ट्यूब वोल्टेज ऑफ। अब यहाँ पे हम ये हमसे हार्ड एक्सरे के बारे में पूछ रहा है। तो जो हमारा हार्ड एक्सरे होता है वो 150 से 400 केवी के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 33 पे आते हैं। वेरी हार्ड एक्सरे हैव द ट्यूब वोल्टेज। जो वेरी हार्ड एक्सरे होते हैं उनका ट्यूब वोल्टेज कितना होता है, वो होता है 400 टू 3000 केवी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस फिल्ड ट्यूब हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। एक तो आज के हमारी क्लासेस में 2 करेक्शन हमें करनी है बुक में, जो कि ये पहली करेक्शन है जो सतीश भार्गव की एमसीक्यू बुक दी गई है, वहाँ पे ये एडवांटेज पूछा हुआ है, जबकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसएडवांटेज होना चाहिए। तो हमारी पहली करेक्शन है, वहाँ पे हम डिसएडवांटेज कर लेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ये पहले तो क्वेश्चन कह रहा है गैस फिल्ड ट्यूब हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। जो हमारी पहले गैसी ट्यूब यूज करते थे उनको गैसी ट्यूब ही बोलते थे क्योंकि उनमें गैस होता था। आज की ट्यूब में हमारा वैक्यूम होता है, हमें पता है। तो जो गैस ट्यूब होती थी उनकी क्या डिसएडवांटेज थी, तभी तो आज के टाइम पे वैक्यूम ट्यूब यूज की जा रही, कोई ना कोई डिसएडवांटेज रही होगी उनकी। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवी एंड एमएस आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रोड्यूस ब्लैकनिंग thus shortening its life. ऑप्शन सी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी रिड्यूस thus energy of the x-ray would be lesser। मतलब क्या है कि जो KVMS होता है उसको कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है, ये भी पॉइंट है, डिसएडवांटेज थे गैसी ट्यूब के। ऑप्शन बी जो ये ब्लैकनिंग करता है नोट पे और इसकी लाइफ टाइम भी कम होती है। ऑप्शन सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिड्यूस। इसमें जो एक्सरे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ये कम करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ये कम करता है, जिसके वजह से ये तीन के तीनों हमारे डिसएडवांटेज में आएंगे, इसलिए ऑल ऑफ एबव होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 एडिशन इफेक्ट के बारे में मैंने अभी बताया था, स्पेस चार्ज इफेक्ट को ही एडिशन इफेक्ट कहते हैं। ये उसी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, एडिशन इफेक्ट टर्न टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द फिलामेंट प्रोड्यूस्ड बाई। कि जो एडिशन इफेक्ट होता है वो जो क्लाउड बनाता है इलेक्ट्रॉन का, किसकी वजह से बनाता है, किस रीजन से, क्या होता है। ऑप्शन ए है थर्मोनिक इमिशन, ऑप्शन बी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी है केमिकल इफेक्ट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। अब इसमें होता क्या है कि थर्मोनिक इमिशन हम लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी थर्म मतलब गर्म करके, गर्म करने पे जब हम कैथोड को गर्म करते हैं, फिलामेंट हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट होते तभी तो वो इलेक्ट्रॉन वो क्लाउड बनाता है एक, उसी को तो एडिशन इफेक्ट बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्मोनिक इमिशन होने पे ही एडिशन इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द फिलामेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन ड्यू टू। जो हमारा एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है वो किससे टंगस्टन का होता है, वो क्यों होता है। तो ऑप्शन ए रखा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ऑप्शन बी स्टेबल इलेक्ट्रॉन इमिशन एट एट हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर पे भी उसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। एंड डी, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग लाइफ, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है वो। ऑप्शन डी ऑल लेवल। तो हमने पढ़ा है कि ये तीनों की तीनों कंडीशन हमारा टंगस्टन फॉलो करता है, इसलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं। उसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होती है। अब टंगस्टन पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर हमारा 74 होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, 3370 डिग्री सेल्सियस या फिर 3374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पूछता है। पेपर में ज़्यादातर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है इसकी? 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं बाइंडिंग एनर्जी से, ये आप सबकी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37, एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन एनोड ऑफ हाई एटॉमिक नंबर इज बम्बार्डेड बाय। ये कह रहा है कि एक्सरे जो हमारी प्रोड्यूस होती हैं व्हेन, जब एनोड ऑफ हाई एटॉमिक नंबर इज, कि टंगस्टन पे जब क्या पड़ता है कि हमारी एक्सरेज जनरेट होती हैं। मतलब इसका सीधा सिंपल सा ये मतलब है कि हमारे एनोड पे क्या पड़ता है कि वो एक्सरेज जनरेट करता है। ऑप्शन ए दे रखा है, एक्सीलरेटेड लाइट फोटॉन पड़ता है, या फिर ऑप्शन बी, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, ऑप्शन सी, लो स्पीड इलेक्ट्रॉन, या नन ऑफ द अबव। तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैथोड से निकल के एनोड पे जब पड़ते हैं तो हमारी एक्सरेज जनरेट होती हैं। तो जो हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्पीड में, तभी तो उन्हें हाई केवीपी देते हैं, काफ़ी स्पीड में वो जाके एनोड पे पड़ते हैं, उसके बाद एक्सरेज हमारी जनरेट होती है। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फोकल स्पॉट टू गेट। जो हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल है वो क्यों यूज करते हैं, उससे क्या हमें बेनिफिट है, क्या मिलता है? ऑप्शन ए है गुड रेडियोग्राफिक डिटेल, ऑप्शन बी शार्पर एनाटॉमिकल डिटेल, ऑप्शन सी है विथ स्टैंड लार्जर ट्यूब करंट द लेस डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एक्सरे ट्यूब। उससे गुड रेडियोग्राफिक डिटेल मिलती है, शार्पर एनाटॉमिकल डिटेल मिलती है, विथ स्टैंड लार्जर जो ट्यूब है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है और जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो हमने पढ़ा है लाइन फोकस प्रिंसिपल में ये तीनों कंडीशन वो फॉलो करता है। रेडियोग्राफिक डिटेल भी अच्छी देता है, सर्प एनाटॉमिकल डिटेल भी देता है, और ट्यूब भी जल्दी खराब नहीं होता है, वो ज़्यादा समय तक चलता है। इसीलिए हम लाइन फोकस प्रिंसिपल इसीलिए यूज ही करते हैं। तो हमारा जो ऑल ऑफ फेवर वाला ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब आर। इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत पूछा हुआ है। यहाँ पे एक्सरे ट्यूब की जगह एक्सरे बीम होना चाहिए। सॉरी रोटेटिंग एनोड, वेट, हाँ नहीं सही है। एडवांटेज ऑफ जो रोटेटिंग एनोड यूज हो रहा है आज के टाइम पे उसके एडवांटेज पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है क्विक डिसिपेशन ऑफ हीट, ऑप्शन बी है हाई आउटपुट ऑफ एक्सरे ट्यूब, ऑप्शन सी है शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, एंड ऑप्शन डी है ऑल अबव। तो जो हमारा रोटेटिंग एनोड है उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है? एडवांटेज, जो हमारी हीट होती है वो भी जल्दी डिसिपेट हो जाती है, एंड जो एक्सरे का आउटपुट निकल के आता है वो भी ज़्यादा मिलता है, और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, क्योंकि हम जब हीट जल्दी डिसिपेट हो रही है तो उस पर हम हाई एम दे देते हैं, तो एम हमें सेकंड कांस्टेंट रहता है, एम हम इंक्रीज कर देते हैं जिसके वजह से शॉर्ट टाइम हो जाता है। एम आप जानते होंगे क्या है? एम
और सेकंड दोनों मिला के एमएस बनते हैं। एमए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है और सेकंड टाइमिंग है कितने समय तक जनरेट हो। तो अगर एमएस कांस्टेंट रखना है तो हम एमए इंक्रीज कर दें और सेकंड कम कर दें तो उनका मल्टीपल, फिर दोनों मिला के एमएस कांस्टेंट ही रहेगा। इस वजह से शॉर्ट एक्सपोजर टाइम भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमें बेनिफिट मिलते हैं रोटेटिंग एनोड ट्यूब के। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। आइडियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनोड शुड हैव। जो हमारा एनोड होता है उसके मेनली एडवांटेज पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए हाई एटॉमिक नंबर, हैंस हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सरे। ऑप्शन बी है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी है हाई स्पेसिफिक हीट एंड डी है ऑल एवर। हमें पता है ये तीनों कंडीशन है ये हमारे आइडियल मटेरियल होने की, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आइडियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनोड शुड हैव। सेम क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया है बस। नेक्स्ट अगले ऑप्शन है इसमें फर्स्ट हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बी है लो वेपर प्रेशर इवन एट हाई टेम्परेचर, सी है सुटेबल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन पर्पस। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन चेंज है लेकिन ये भी सारी कंडीशन एक आइडियल मटेरियल होने की है, तो इसमें भी ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। एनोड इज मेड अप ऑफ। जो हमारा एनोड होता है वो किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन ए है टंगस्टन विथ रेहनियम, ऑप्शन बी है प्योर टंगस्टन, ऑप्शन सी है मॉलिब्डेनम और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें एक सोचने की ये बात है कि इसमें दो ऑप्शन है, एक फर्स्ट और एक थर्ड। फर्स्ट है टंगस्टन विथ रेहनियम, ये भी हमारा एनोड का ऑप्शन है, सॉरी ये भी एनोड का ऑप्शन है, और जो मॉलिब्डेनम दिया है ये भी एनोड का ऑप्शन है। तो इसमें है क्या कि जो मॉलिब्डेनम है वो हमारा मेमो में यूज होता है। अगर यहाँ पे हमसे मेमो पूछा होता तो हम मॉलिब्डेनम मार्क करते, बट मेमो नहीं पूछा है तो हम जो ऐसे डायग्नोस्टिक ट्यूब होते हैं हम उन्हीं का बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन विथ रेहनियम। इसमें होता क्या है, टंगस्टन कितने परसेंट होता है, टंगस्टन हमारा 90% होता है और रेहनियम हमारा 10% होता है। अच्छा यहीं पे अगर कैथोड पूछा होता तो हमारा ऑप्शन क्या होता, उसमें हमारा क्या क्या होता है, टंगस्टन विथ थोरियम होता है या फिर थोरिएटेड टंगस्टन। वो कितने कितने परसेंट होता है, उसमें हमारा जो टंगस्टन होता है वो 98% होता है और थोरियम जो होता है वो हमारा 2% होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 हीट इज डिसिपेटेड इन मोस्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब बाई। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ऑप्शन बी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ऑप्शन सी कंडक्शन एंड रेडिएशन, ऑप्शन डी कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जिसमें जो हमारा ए ऑप्शन है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 44 है द ग्लास एनवेलप ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है उसका जो इन्वेलप होता है ग्लास का बना होता है वो किस चीज का बना होता है, वो ग्लास कौन सा होता है। हमारा जो एक्सरे ट्यूब है ये हमारा ट्यूब में बना रहा हूँ छोटा सा, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है और इसको एक कवर किया होता है एक इन्वेलप। इस इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बोरोसिलिकेट, बी है ऑर्डिनरी ग्लास, सी है स्टील, डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है बोरोसिलिकेट ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है एक पायरेक्स ग्लास की। ऑप्शन पूछा जाता है कि किसका बना होता है तो लोग जनरली पायरेक्स ग्लास बोलते हैं, यहाँ पे अभी पायरेक्स दिया होता तो लोग पायरेक्स को ही टिक करते। ज़्यादातर ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं दिए जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, अलग ही अलग होते हैं पर कहीं कहीं सेम भी मिलते हैं। तो हम पायरेक्स ना लगा के बोरोसिलिकेट ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमसे ग्लास पूछा है कि ग्लास किसका बना होता है। तो जो ग्लास बना होता है वो हमारा बोरोसिलिकेट का बना होता है। ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास का नाम है और जो पायरेक्स होता है पायरेक्स इज ए ब्रांड नेम।
जो बोरोसिलिकेट का ब्रांड नेम है वो पायरेक्स है। तो अगर बोरोसिलिकेट नो ऑप्शन होता तो हम पायरेक्स लगाते, बट बोरोसिलिकेट ऑप्शन है तो हम पायरेक्स बोरोसिलिकेट ही लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा, बहुत माइनर से डिफरेंस है, बट ये क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45। द लीकेज रेडिएशन इज दैट रेडिएशन विच कम्स आउट। जो ट्यूब की लीकेज रेडिएशन होती है वो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है थ्रू ग्लास विंडो, बी है थ्रू ट्यूब हाउसिंग, सी है बोथ एवर, डी है नन एवर। पहली बात तो ये हमारा इस बुक का दूसरा करेक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे बुक का दूसरा करेक्शन। इससे पहले जो डिसएडवांटेज वाली मैंने बात बताई थी वो था, और ये हमारा दूसरा करेक्शन है। इसमें ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट दे रखा है, ये बुक में ऑप्शन दिया हुआ है थ्रू ग्लास विंडो, बट ग्लास विंडो ना हो करके थ्रू ट्यूब हाउसिंग होगा। ट्यूब हाउसिंग से हमारी लीकेज रेडिएशन निकलती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो ग्लास विंडो दे रखा है, यहाँ से हमारी प्राइमरी बीम निकलती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। बाकी आपकी जो राय होगी आप अपनी राय दीजिएगा। और इसमें इस पे भी डिस्कस करते हैं कि जो हमारी लीकेज रेडिएशन होती है उसकी लिमिट क्या होती है। तो उसकी लिमिट कितनी होती है? 100 mR/h एट 1 मीटर फ्रॉम सोर्स। सोर्स मतलब एक्सरे ट्यूब। और ये किसने दिया था? NCRP। ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ये किसने दिया था। ठीक है, तो NCRP आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 46। मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पीड ऑफ द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इज। पूछ रखा है यहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका एक ये गलत था। एक्सरे ट्यूब दे रखा है जबकि यहाँ पे एनोड पूछना चाहिए था, लेकिन हम समझ जाएंगे कि और कुछ मूव होता ही नहीं, सिर्फ एनोड ही होता है। तो ये एनोड की रेवोल्यूशन पर मिनट पूछ रहा है, इसकी स्पीड पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, बी है 1600 पर मिनट, डी है 3500, सॉरी सी है 3500 एंड डी है 4000। तो हमारी जो एनोड की स्पीड होती है वो 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, यानी आरपीएम, 3000 आरपीएम। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 47 पे आते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ द ट्यूब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। जो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर होती है वो किससे रिलेट होती है? क्या इंक्रीज और डिक्रीज करने से पेनिट्रेशन पावर कम हो ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए है केवीपी, बी है एमए, सी है एक्सपोजर टाइम, डी है फोकस फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, तो फोकस फिल्म डिस्टेंस होगा नहीं, एक्सपोजर टाइम से भी कोई मतलब नहीं इसमें। ऑप्शन ए या बी में से हो सकता है केवीपी और एमए। एमए हमने पढ़ा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से पेनिट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। केवीपी हमने पढ़ा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है, उसको स्पीड देता है ट्रैवल करने के लिए। तो जब हम काफ़ी स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पेनिट्रेट भी ज़्यादा करेगा, यानी उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो मतलब कि केवीपी इंक्रीज करने से पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48 पे आते हैं। द क्वालिटी ऑफ एक्सरे रिसीव्ड एट गिवन पॉइंट इज डिपेंड ऑन। इसमें क्वालिटी पूछ रहा है, एक क्वांटिटी एक क्वालिटी होता है, तो इसमें क्वालिटी पूछ रहा है कि उसकी किस पे डिपेंड करती है एक्सरे की। ऑप्शन ए है केवीपी, बी है एमए, सी है एमएएस एंड डी है साइज ऑफ द फोकल स्पॉट। तो जो हमारी क्वालिटी एक्सरे की होती है वो हमारे एमएएस पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एमएएस करेंगे उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, कम करने पे डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 49। इन गॉस प्रिंसिपल द एक्सरे ट्यूब इज सो डिजाइन दैट इट हैव द फॉलोइंग। गॉस प्रिंसिपल था, गॉस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सरे ट्यूब बनाया था, उन्हीं पे गॉस प्रिंसिपल दिया गया है। क्या है उसके एडवांटेज दिए गए हैं? ऑप्शन ए रखा है, पूछ रहा है ये कौन कौन से एडवांटेज हैं इसके। ए है एंगल टारगेट, बी है लाइन फोकस प्रिंसिपल टू हैव स्मॉल इफेक्टिव टारगेट एरिया एंड डी है डुअल फोकस, सॉरी सी है डुअल फोकस एंड डी है ऑल अबव। तो इसमें ये तीनों इसके एडवांटेज हैं, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50।
द हीट जनरेट इन द एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज। जो हमारी एक्सरे ट्यूब से हीट जनरेट होती है वो कितनी होती है? हमने पढ़ा है कि जब एक्सरे हम जनरेट करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आके हमारे एनोड पे पड़ते हैं, जिससे 99% से ज़्यादा हमारी हीट जनरेट होती है और 1% से कम हमारे एक्सरे बनते हैं। इसमें ऑप्शन ए है लेस देन 1%, ये हमारे एक्सरे जनरेट होते हैं लेकिन हमसे हीट पूछा है। लेस देन 30%, सी है लेस देन 75%, डी है मोर देन 99%। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि 99% से ज़्यादा हमारी हीट जनरेट होती है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। बाकी आपको इसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, या आपको कुछ क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन या आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे सक्षम स्कॉलर पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।